विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर आर्थिक विकास के अंतर्गत निर्धनता का दुष्चक्र जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के युग में निर्धनता एक प्रकार का अभिशाप है। यह जीवन का सबसे बड़ा और ऐसा किया हुआ अपराध है जिसकी सज़ा बेगुनाह व मजलूम इंसान को भुगतनी पड़ती है। मानव जाति का सबसे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि भगवान की बनाई हुई इस धरती पर एक तरफ सुख संपन्नता, भोग विलास एवं ऐशो आराम अपनी पराकाष्ठा की सीमा पर है, तो दूसरी ओर करोड़ों अभागे इंसान जिल्लत, भूख और गरीबी के दुख से पीड़ित है। कुछ लोग इसे या जाहिल लोग इसे तकदीर का नाम देते हैं और असहाय इंसान इसे अपनी बेबसी मान लेता है। अगर ये सच है कि भाग्य विधाता ने इंसान के पुतले में जान डालते वक्त उसके हाथ की लकीरों के साथ साथ मनचाहा खिलवाड़ किया है, तो इंसानों की इस धरती पर बसने वाली इंसानियत का ये तकाजा होना चाहिए कि भाग्य की इन विषमताओं को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्धनता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अब निर्धनता का दुष्चक्र क्या है। निर्धनता अपनी जननी स्वयं है, या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्धनता का कारण और परिणाम स्वयं निर्धनता ही होती है। निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो एक ऐसी वर्ताकार प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ भी निर्धनता से होता है और अंत भी निर्धनता के रूप में हो जाता है। निर्धनता एक ऐसे बीमार व्यक्ति के समान है जो अपनी शारीरिक शिथिलता के कारण रोगग्रस्त होता है और रोगग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप से और शिथिल होता चला जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर विंसलो ने 1951 में जनेवा अधिवेशन हुआ था WHO का, उसमें द कॉस्ट ऑफ सिकनेस एंड प्राइस ऑफ हेल्थ नामक विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि दैट पॉवर्टी एंड डिजीज फॉर्म्ड ए वेरियस सर्किल, मैन एंड वुमेन वर सिक बिकॉज दे वर पुअर, दे बिकम पुअरर बिकॉज दे वर सिक एंड सिकर बिकॉज दे वर पुअरर। तो इस प्रकार से उनका ये कहना था। उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा था कि निर्धनता एवं बीमारी एक दुष्चक्र के परस्पर क्रमबद्ध है। पुरुष और स्त्रियां इसलिए बीमार है क्योंकि वे लोग गरीब हैं, और वे गरीब इसलिए हो गए क्योंकि वे बीमार थे। वे और अधिक इसलिए गरीब होते चले गए क्योंकि वे बीमार बने रहे, और उनकी इस प्रकार से उत्तरोत्तर बीमारी का कारण उनकी गरीबी थी। तो इस प्रकार से WHO के 1951 के सम्मेलन में प्रोफेसर विंसलो ने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि गरीबी किस प्रकार से और अधिक गरीबी बढ़ाती है, या निर्धन व्यक्ति कैसे और ज़्यादा निर्धन होता चला जाता है। इनके संबंध में सबसे जो पहला है अर्थशास्त्री रॉगनर नर्कसे था, जिसने इस निर्धनता के दुष्चक्र को सही ढंग से प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अल्प विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में किया, जिसकी एक प्रमुख विशेषता थी, और उनका एक प्रचलित वाक्य था कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। तो वास्तव में निर्धनता के दुष्चक्र पर ही यह जो उनका कथन है वो आधारित था, तथा उन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र को एक नक्षत्र मंडल, जो जैसा हमारा ब्रह्मांड में नक्षत्र मंडल होता है, उससे तुलना करते हुए स्पष्ट किया कि निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ नक्षत्र मंडल के समान वृत्ताकार ढंग से घूमती हुई ऐसी शक्तियों से है जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करती है कि एक निर्धन देश निर्धनता की अवस्था में ही बना रहता है। जैसे कि हम मान लें कि एक निर्धन व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है, तो खाद्य सामग्री की कमी के कारण वह बीमार हो जाता है या निर्बल हो जाता है। जब वो शारीरिक रूप से निर्बल हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, उसके काम करने की क्षमता घट जाती है, जिससे वह फिर निर्धन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसे पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता, और यह क्रम इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो इस स्थिति को संपूर्ण देश के साथ अगर हम संबंध कर दें तो एक कथन के रूप में
हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। तो रागनर नरकसे ने जो निर्धनता के दुष्चक्र की परिभाषा या अर्थ दिया, उसके आधार पर हम निर्धनता के दुष्चक्र की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसका सबसे पहला कारण तो है कि निर्धनता का कारण एवं परिणाम स्वयं निर्धनता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति निर्धन है इसलिए वो बीमार हो जाता है या निर्बल हो जाता है, निर्बल होने के कारण कार्य क्षमता घट जाती है और वो और अधिक निर्बल हो जाता है। तो निर्धनता का कारण भी निर्धनता है और निर्धनता का परिणाम भी स्वयं निर्धनता है। दूसरा है कि निर्धनता जो है वृत्ताकार ढंग से प्रतिक्रिया करती है, यानी यह अपने प्रारंभिक बिंदु जो निर्धनता का स्टार्टिंग पॉइंट है से अंतिम बिंदु तक वृत्ताकार ढंग से क्रिया और प्रतिक्रिया करती हुई बढ़ती जाती है। यानी आदमी निर्धन है इसलिए निर्बल हो जाता है, निर्बल है इसलिए उसकी आय कम हो जाती है, आय कम है इसलिए वो गरीब हो जाता है और ये वापस चलता रहता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है इसका संचयी प्रभाव। ये कम्युलेटिव होता है, यानी बढ़ता रहता है, प्लस होता रहता है। 1+2, 2+3, तो इस प्रकार से 1+2 3 हो गया, 3+3 6 हो गया। तो ये संचयी प्रभाव इसका होता है। एक स्तर पर पाई जाने वाली निर्धनता अपने स्तर पर और अधिक घातक होने लगती है और धीरे धीरे ये संचयी रूप से बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट फिर है कि निर्धनता एक ऐसी लगातार प्रक्रिया है जो संबंधित घटक हैं को सदैव नीचे की ओर धकेलती रहती है। यानी जो निर्धनता के जो कारण हैं उनको और ज्यादा नीचे खींचती है। इस कारण से व्यक्ति और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। और नेक्स्ट है कि नकारात्मक घटक है कि निर्धनता का जो दुष्चक्र है शुरुआत एक नकारात्मक घटक की उपस्थिति से होती है। जैसे निर्धन होना, ये अपने आप में एक नकारात्मक घटक है और ये घटक अपने अगले नकारात्मक घटक का कारण व परिणाम दोनों होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो रागनर नरकसे ने निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में बताया, उसकी ये विशेषताएं हमारे सामने स्पष्ट होती है। और नरकसे महोदय का ये मानना था कि निर्धनता का चक्रीय संबंध जो है वो पिछड़े हुए देशों में मुख्य रूप से पूंजी संचय की स्थिति को कारण व परिणाम के रूप में स्पष्ट करता है। वो कहते हैं कि किसी देश में पूंजी की पूर्ति जो है वो बचत करने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, जबकि पूंजी की जो मांग है वो विनियोग की प्रेरणाओं पर निर्भर करती है। जैसा कि हम निवेश में पढ़ चुके हैं, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता में पढ़ चुके हैं। तो विश्व के अधिकांश जो राष्ट्र निर्धन है या जो निर्धनताग्रस्त क्षेत्र है उनमें पूंजी निर्माण की समस्या मांग व पूर्ति पक्ष के रूप में चक्रीय संबंध जो है वो देखने को मिलता है। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूंजी व पूंजी निर्माण की कमी, मांग व पूर्ति दोनों अक्षों के आधार पर यह चक्र चलता रहता है। तो जो नरकसे महोदय ने जो कारण बताए या जो दिए हैं कि निर्धनता दुष्चक्र के प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे प्रमुख कारण है पूंजी व पूंजी निर्माण की कमी का होना। उसमें दो पक्ष हैं, एक पूर्ति पक्ष और एक मांग पक्ष। पहले हम पूर्ति पक्ष को लेते हैं। तो पूर्ति पक्ष को अगर हम देखते हैं तो इस रेखा चित्र के द्वारा जो आपके सामने है इसको देखिए कि जब पूंजी निर्माण के लिए वांछित पूंजी की मात्रा की पूर्ति किन्हीं कारणों के कारण कम हो जाती है ना, कम पूंजी निर्माण हो पाता है। जैसे पिछड़े देशों में प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय होती है वो कम होती है, कम होने पर उनकी जो बचत करने की शक्ति भी है वो कम हो जाती है। और प्रति व्यक्ति आय इसलिए कम होती है क्योंकि उत्पादकता कम है। जब उत्पादकता कम है क्योंकि विनियोग कम हो रहे हैं, और जब विनियोग कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में बचत की मात्रा भी कम होती है। बचत स्वयं लोगों की जो बचत करने की शक्ति होती है उस पर निर्भर करती है, जो कि पहले से ही कम है क्योंकि लोगों की आय पूर्व से ही कम होती है। तो बचत क्षमता इसलिए कम है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है, और इस प्रकार ये चक्र पूरा हो जाता है और चलता रहता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि कम पूंजी निर्माण के कारण उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता कम होती है तो लोगों की आय कम होती है, जब कम आय होगी तो बचत भी कम होगी, जब बचत कम होगी तो विनियोग कम होगी क्योंकि विनियोग जो है बचत पर निर्भर करता है। या हम देखते हैं कि लास्ट में I=S हो जाता है, बचत और विनियोग समान होते हैं। तो और हमने देखा भी था कि जब प्रत्याशित विनियोग प्रत्याशित बचत से कम होता है तो ऐसी स्थिति में आय घटती है, और फिर कम विनियोग के कारण फिर कम पूंजी निर्माण हो पाता है, और ये चक्र निरंतर ही चलता रहता है।
अब हम इसके दूसरे पर आते हैं, मांग पक्ष पर। मांग पक्ष क्या कहता है? अब अगर हम मांग पक्ष को देखें तो देश में जो पूंजी की मांग है वही कम होती है। जैसे एक देश में विनियोग की प्रेरणाएं इसलिए कम हो पाती है कि बाजार का आकार छोटा होता है या सीमित होता है, तो और वस्तुओं की मांग कम होती है। अब मांग कम होने के कारण लोगों के पास क्रय शक्ति कम होती है। क्रय शक्ति इसलिए कम होती है क्योंकि उनकी आय थोड़ी होती है। आय इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उनके पास जो है उत्पादकता कम होती है, और उत्पादकता कम होने का कारण मुख्य रूप से है पूंजी का विनियोग कम हो पाना। तो पूंजी का विनियोग भी इसलिए कम हो पाता है क्योंकि विनियोग की प्रेरणा जो है उसका अभाव कम होता है। जब मांग कम है तो ऐसी स्थिति में विनियोग की प्रेरणा का भी अभाव पाया जाता है, और इस प्रकार से ये चक्र पूरा हो जाता है कि जो है कम आय के कारण कम उत्पादकता हो रही है, कम उत्पादकता के कारण कम आय हो रही है। कम आय है तो वो लोग बाजार में वस्तुओं सेवाओं की मांग कम करते हैं। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम है तो विनियोग को प्रेरणा नहीं मिल पाती है, और विनियोग भी कम होता है। जब कम विनियोग होता है तो कम पूंजी निर्माण होता है, और फिर वही कम उत्पादकता हमारे सामने आ जाती है। तो इस संबंध में जो नरकसे महोदय हैं उनकी ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि वास्तविक आय का निम्न स्तर वस्तुओं की मांग व पूर्ति के निम्न स्तर का कारण व परिणाम दोनों होता है। यानी जब वास्तविक आय का स्तर नीचे बना रहेगा तो मांग और पूर्ति भी कम बनी रहेगी, और ये उसका कारण और परिणाम होता है। तो वास्तविक आय के कम होने का जो प्रभाव होता है वो एक तरफ वस्तुओं की मांग पर पड़ता है, यानी मांग कम हो जाती है, और दूसरी ओर लोगों द्वारा की जाने वाली बचत पर प्रभाव पड़ता है, वो बचत कम कर पाते हैं। और अंत में दोनों स्रोत एक ही बिंदु पर, यानी दोनों मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों ही कम उत्पादकता या निम्न वास्तविक आय पर आकर के मिल जाते हैं। तो जो स्पष्ट हो जाता है कि निर्धनता है या जो आर्थिक पिछड़ापन है उसका मुख्य कारण जो है अल्प विकसित राष्ट्रों में विशेषकर वो पूंजी का अभाव है। लेकिन यह निर्धनता का एकमात्र कारण नहीं है, और भी बहुत से निर्धनता के कारण हो सकते हैं पूंजी के अलावा। जैसे प्राकृतिक साधनों का अभाव हो सकता है, या प्राकृतिक साधनों का अल्प दोहन हो सकता है, उनका भी हमने पूर्ण दोहन नहीं किया हो। बाजार की अपूर्णताएं भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो हमें उनका ये मानना था कि पूंजी ही सब कुछ नहीं है। इस जो चक्रीय संबंध है इसमें अल्प पूंजी निर्माण कारण है ना, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे कारण हैं जो देश को निर्धन बनाए रखते हैं। जैसे खनिज पदार्थों का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, उत्प्रेरणाओं की कमी या उद्यमशीलता का अभाव, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके संबंध में जो बोल्डिंग है, प्रोफेसर बोल्डिंग, मेयर एंड बोल्डिंग, उनका ये मानना था कि निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो मानवीय और प्राकृतिक साधनों के अल्प शोषण पर आधारित है, कि उनका हम शोषण कम कर पा रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से लोग जितने पिछड़े हुए होंगे प्राकृतिक साधनों का उतना ही कम विकास हो सकेगा। तो अल्प विकसित जो प्राकृतिक साधन है वो निर्धनता का कारण व परिणाम दोनों ही होते हैं। भारत के ही प्रोफेसर के.एन. भट्टाचार्य हुए हैं, उनके अनुसार जो है निर्धनता और आर्थिक पिछड़ापन वो आपस में एक दूसरे को पर्यायवाची मानते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह अल्प विकसित है, और वो अल्प विकसित इसलिए है क्योंकि वो निर्धन है। तो वही बात आ गई जो उन्होंने नरकसे ने कही थी। और अल्प विकसित इसलिए बना रहता है क्योंकि उनके पास विकास को गति प्रदान करने के लिए जो साधन चाहिए उन साधनों का अभाव रहता है। तो उनका ऐसा मानना था भट्टाचार्य जी का कि निर्धनता एक अभिशाप है, परंतु इससे बड़ा अभिशाप यह है कि निर्धनता अपनी जननी स्वयं होती है। तो इस प्रकार से जो है गुनार मेंडल, भट्टाचार्य और नरकसे महोदय, इनके जो है निर्धनता के दुष्चक्र के संबंध में इस प्रकार के विचार रहे हैं कि एक राष्ट्र अल्प विकसित है इसलिए निर्धन है, या वो निर्धन है इसलिए वो अल्प विकसित है। उनके पश्चात में जो है प्रोफेसर गुरनार मिर्डाल हुए हैं, वो इसको एक संचयी प्रक्रिया मानते हैं, है ना, और ये कहते हैं कि निर्धनता का ये जो दुष्चक्र है ये एक ही दिशा में नीचे की तरफ अग्रसर होता रहता है। एक देश निर्धन होता जाएगा, यह मानना उनके अनुसार
मेडल के अनुसार कि ये मानना एक भयंकर भूल होगी, क्योंकि प्रत्येक आर्थिक प्रक्रिया के उपरांत एक स्थिति, एक विराम व साम्य की अवस्था जरूर आती है, जहाँ पर सभी आर्थिक घटक निश्चल बने रहते हैं और इस बिंदु पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाए रहती है। ऐसी हालत में संभव हो सकता है कि किसी घटक विशेष के प्रभावपूर्ण धक्के से, पुश से अर्थव्यवस्था में कोई नया मोड़ आ जाए और स्थिति पूर्णतया बदल जाए। तो उन्होंने इस दुष्चक्र की मान्यता की किसी जो चक्र है, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सामाजिक, संस्थागत, राजनीतिक परिवर्तन नहीं होने के कारण ये चलती रहती है। तो और इसमें जो उन्होंने कहा कि जो नरकशे महोदय ने ये जो चक्र दिया है, इसमें इन्होंने जो है समय तत्व की अवहेलना की है। समय को इन्होंने नहीं बताया है कि ये कितने समय तक चलेगी। तो अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या इस चक्र को हम तोड़ सकते हैं, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो निर्धनता को दूर करने के लिए ऐसे किस प्रकार के उपाय किए जाएं जिससे कि हम इस दुष्चक्र को तोड़ सकें। तो इस संबंध में जो प्रोफेसर नरकशे हुए हैं, जिन्होंने निर्धनता का दुष्चक्र दिया था, उनका ऐसा मानना था कि निर्धन राष्ट्रों को अल्प विकसित साम्य की इस अवस्था को एक न हल होने वाली भाग्य पहेली नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि विश्व के कई देशों में ऐसा देखने को आया है कि इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त समाधान उपलब्ध किए जा सकते हैं। यानी हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे। तो उन्होंने जो उपाय बताए हैं वो इस प्रकार से। सबसे पहला उन्होंने बताया कि हमें संतुलित विकास की नीति के आधार पर उपलब्ध जो पूंजी हमारे पास है उसका विस्तृत उपयोग करना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में पूंजी का विनियोग करना होगा हमें। इससे लाभ ये होगा कि विभिन्न उद्योग एक दूसरे के लिए परस्पर मांग को पैदा करेंगे और इससे बाजार की जो अपूर्णताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। फिर उन्होंने दूसरा उपाय बताया कि हमें घरेलू पूंजी का निर्माण करना चाहिए। यानी घरेलू क्षेत्र में हमें पूंजी निर्माण को गति प्रदान करने के लिए जो है वास्तविक बचत दर में वृद्धि करनी होगी, बचतों को गतिशील करना होगा, यानी उनको निवेश के लिए आगे ले जाना होगा, और बचतों का सही निर्देशन तथा उपलब्ध पूंजी का हमें श्रेष्ठतम उपयोग करना होगा। फिर उन्होंने बताया कि हमें तकनीकों में भी परिवर्तन करना होगा। विकसित तकनीक को कुछ क्षेत्रों में हम लागू करेंगे, वह परंपरागत तकनीक में जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार करना भी आवश्यक होगा। इससे परंपरागत तकनीक भी साथ साथ चलती रहेगी और हम विकसित तकनीक का भी उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने फिर बताया कि जो उत्पत्ति के साधन है, विशेष करके श्रम और प्राकृतिक साधन, यानी जो हमारा खनन क्षेत्र है या जो प्राकृतिक संसाधन है वो और जो श्रमिक है का हमें सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना होगा और पूर्ण उपयोग करना होगा, तभी हम जो है इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। और चूंकि निवेश की कमी होती है और पूंजी निर्माण कम होता है, तो ऐसी स्थिति में निजी उद्यमकर्ता निवेश के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन उद्यमशीलता की कमियों के कारण हमें सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योगों की स्थापना सरकारी क्षेत्र में करनी चाहिए, जिससे माल का उत्पादन होगा, मांग बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी और निजी विनियोग फिर प्रेरित होगा। और कुछ बताया उन्होंने, कुछ हम मौद्रिक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे हम टैक्सेशन पद्धति में चेंजेस कर सकते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था अपना सकते हैं, बैंकिंग व्यवस्था का विकास कर सकते हैं जिससे लोगों को निवेश के लिए धनराशि आसानी से उपलब्ध हो, सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करें, विदेशी पूंजी को हम आकर्षित करें, जिससे हमारे यहाँ पर अगर पूंजी की कमी है तो विदेशों से पूंजी को आकर्षित करना चाहिए, और जो अल्प संचित साधन है उनका हमें पूर्ण उपयोग करना चाहिए। इन मौद्रिक उपायों को अपना करके हम इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर उन्होंने बताया कि हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा, क्योंकि जो निर्धन लोग होते हैं वो ये जन्मजात रूप से मान लेते हैं कि मैं तो गरीब ही हूँ, मैं गरीब ही रहूँगा। तो इस शिक्षा का प्रसार करना होगा, लोगों को पढ़ाना लिखाना होगा, साक्षरता की दर बढ़ानी होगी, जिससे लोग समझ सकें कि जो आदमी निर्धन है वो हमेशा निर्धन नहीं रहेगा, वो अपने प्रयासों से, अपने कार्य से इस निर्धनता को तोड़ सकता है। फिर हमें
उन्होंने बताया कि सामाजिक और संस्थागत ढांचों में भी हमें परिवर्तन करना होगा, है ना। जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। लोगों के दिमाग में ये बात बिठानी होगी कि हम विकास कर सकते हैं, और उसके लिए सभी लोगों को एक साथ एक मत होकर के और प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ पाएंगे। तो विश्व में ऐसे अनेक से देश हैं जो पूर्व में निर्धन थे और आज वो विकसित राष्ट्र हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्धनता का दुष्चक्र ऐसा नहीं है कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे तोड़ने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, इन उपायों के द्वारा हम निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। तो आज का जो निर्धनता का दुष्चक्र से संबंधित टॉपिक था, इसके संबंध में अगर आपके किसी प्रकार के सजेशन या किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।